एक ऐसा डाकू जिसके पास था बेइंतहा सोना, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती है, जिसके बाद वो खजाने का नक्शा कई कैदियों के शरीर पर टैटू करवा देता है ताकि वो लोग उस खजाने तक पहुंच सके। पर इसी बीच एक फौजी भी इस खजाने को ढूंढने निकलता है, लेकिन सबसे पहले उसको उन कैदियों को ढूंढना होगा जिनके शरीर पर नक्शा टैटू किया गया है। ये एक खूबसूरत दिन था मजी एरा के 37वें साल में, और ये कहानी है सुजीमोटो की। उस वक्त वो अपने साथी के साथ रशिया और जापान की जंग में लड़ रहा था। जैसे ही कमांडर ने हमला करने का आदेश दिया, मोटो और उसके साथी दुश्मन के बेस की तरफ टूट पड़े। रशियन सिपाहियों ने गोलियों और बमों से जवाब दिया। गोलियों की बारिश में मोटो के कई साथी वहीं गिर गए। मोटो भी घायल हुआ, पर मौत को ठेंगा दिखाते हुए वो अकेला ही रशियन फौज में घुस गया। मोटो पूरी जान लगाकर लड़ रहा था, मारते हुए चिल्लाता, मैं हूँ अमर मोटो। और सच में उसने अकेले ही लाशों का ढेर लगा दिया था। लोगों ने सोचा होगा कि इतनी बहादुरी के बाद उसे किसी मेडल से नवाजा जाएगा, लेकिन जंग खत्म होते ही मोटो होकाइडो में गोल्ड ढूंढने निकल पड़ा। क्योंकि वो अपने कमांडर की शक्ल भी नहीं देख सकता था, तो गुस्से में उसने उसे मार दिया था, या फिर शायद इसलिए क्योंकि उसके गले में एक पुराना फटा हुआ कपड़ा बंधा रहता था। खैर, असली कारण क्या था किसी को नहीं पता। उसे पैसों की जरूरत थी। तभी पास बैठा एक नशे में धुत अंकल उसे एक कहानी सुनाने लगा, और ये कहानी थी गोल्ड की। बहुत पहले होकाइडो की नदी के किनारे चने के दानों जितने गोल्ड नगेट मिलते थे। लोग एक दिन में 30 मानमम तक गोल्ड निकाल लेते थे। उसी दौरान कुछ इनु लोग भी जापानी फौज के जुल्मों से तंग आकर टनों सोना छुपा दिया था ताकि सही समय पर लड़ाई कर सकें। लेकिन तभी एक खूनखार डाकू आया। उसने सारे इनु लोगों को मार डाला और सोना ले भाग गया। पुलिस पीछा करने लगी तो वो सोना कहीं छुपा कर भाग गया, लेकिन कुछ समय बाद पकड़ा गया और बशीरी जेल में डाल दिया गया, जहां उसकी फांसी होने वाली थी। वो अपने साथियों को सोने का ठिकाना बताना चाहता था, पर चिट्ठी लिखता तो जेल के पहरेदार उसे चुरा लेते। वहां एक बेहद क्रूर पहरेदार था जो एक चोर की एक्यूलीज टेंडन तक काट देता था ताकि वो भाग न सके। ऐसी हालत में उस डाकू ने एक अनोखा तरीका निकाला, टैटूज। उसने सोने का पूरा गुप्त कोड कुछ कैदियों के शरीर पर गुदवा दिया, जिन्हें उसके साथी बाहर निकलकर समझ सकते थे। लेकिन कुछ पहरेदारों को इस प्लान का पता चल गया। डाकू ने तुरंत कुछ टैटू वाले कैदियों को बाहर निकाल दिया ताकि वो सोना ढूंढ सके। पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो कैदी सारे पहरेदारों को मारकर खुद ही जेल से भाग जाएंगे और कहानी यहीं खत्म हो गई, क्योंकि सारे कैदी भाग गए और फिर किसी को नहीं पता चला कि सोना कहाँ छुपा है। कहानी सुनाकर वो अंकल वहीं धड़ाम से सो गए। मोटो कुछ देर सोना छानता रहा, फिर हाथ सेकने बैठ गया। उसे रसो जापानीज वॉर याद आने लगी। उसी समय उसके दोस्त ने कहा था कि जंग खत्म होने के बाद दोनों साथ में गोल्ड ढूंढेंगे। उसके दोस्त की एक बीवी थी जिसकी नजरें कमजोर थीं, और एक छोटा बच्चा था जिसको इलाज की जरूरत थी, पर लगता था कि अब वो उन्हें कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि बाद में मोटो के सामने ही उसका दोस्त मारा गया था। मरते समय उसने मोटो से अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रखने की गुजारिश की थी। मोटो जैसे ही यादों से बाहर आया, उसने देखा कि वो अंकल उठ चुका है और उस पर बंदूक ताने खड़ा है। कह रहा था, मैंने बहुत कुछ बता दिया, अब तो जिंदा नहीं जा सकता। लेकिन ये आम आदमी नहीं था, ये था इममॉर्टल मोटो। मोटो ने शांति से उसकी बंदूक छीन ली। अंकल डरकर भाग गया। मोटो ने पहले कहानी पर यकीन नहीं किया था, पर अब उसे लगा कि इसमें सच्चाई है। वो अपनी राइफल लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकला, लेकिन जब उसे मिला तो वो तो पहले से ही एक सूखा हुआ लाश बन चुका था। जांच करने पर मोटो को पता चला कि उस पर बेर ने हमला किया था। मोटो ने उसकी शर्ट हटाई और सच में उसके पूरे शरीर पर वो टैटू वाला कोड बना हुआ था। मोटो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोना तो अब सच में मिलने वाला था। वो जल्दी से उस बूढ़े की लाश छुपाने लगा ताकि भालू वापस ना आ जाए, लेकिन किस्मत देखो, भालू वहीं लौट आया। मोटो की बंदूक जाम हो गई और उसे भागकर एक खड़ी चट्टान पर चढ़ना पड़ा। भालू उसी की तरफ झपट रहा था कि तभी एक तीर उड़कर भालू को गिरा देता है। तीर चलाने वाली थी इनु लड़की। भालू के मरते ही लड़की तीर के आसपास का मांस साफ करने लगी। मोटो ने बताया कि उस बूढ़े पर भी भालू ने हमला किया था। लड़की ये सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि इस किस्म का भालू अभी अभी हाइबरनेशन से बाहर निकला था और भूखा भी नहीं होता। सर्दियों में तो सिर्फ एक ही तरह का भालू शिकार करता है, मटाकरप यानी ब्राउन बेयर। ये वो भालू थे जो कभी हाइबरनेट नहीं करते और बेहद खतरनाक होते हैं। लड़की ने मोटो से पूछा कि वो इस लाश का क्या करने वाला है। मोटो बोला कि वो इसे पास वाले गांव तक ले जाएगा। लड़की ने कहा कि ये ठीक आइडिया नहीं है, क्योंकि इस तरह का भालू अपने शिकार को कहीं भी छुए तो उसका पीछा ही करता है। लेकिन अब मोटो उस खजाने को छोड़ भी नहीं सकता था जो उसके सामने पड़ा था, और वो ये बात लड़की को अभी बता भी नहीं सकता था। लड़की ने मोटो को सलाह दी कि वो मटाकरप से लड़कर उसे खत्म करे। मोटो एक सिपाही था, लड़ाई से डरता नहीं था, लेकिन भालू मारने का तजुर्बा उसके पास नहीं था, क्योंकि ये इनु लड़की काफी ईमानदार और साफ दिल की लगी। तो मोटो ने आखिरकार उसे सोने वाला राज बता दिया। लड़की ने मदद करने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि जिन इनु लोगों को मारा गया था उनमें उसका पिता भी शामिल था। रात को दोनों ने आग जलाई और उस लाश को चारे की तरह रखकर भालू को बुलाने लगे। लाश देखते ही लड़की ने पहचान लिया कि बूढ़े आदमी का इरादा किसी से भी सोना बांटने का नहीं था। उसने बाकी कैदियों को तो मारकर उनकी खाल तक उतार दी थी। मोटो ने सोचा कि उसे भी बूढ़े की खाल उतार लेनी चाहिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भालू किसी भी पल आ सकता था। दोनों को चारों तरफ आग जलानी थी ताकि रात में साफ दिख सके और सुबह होते ही उन्हें फायदा मिलता। मोटो लकड़ियां लेने निकला तो सामने अचानक ब्राउन बेर आ गया। मोटो ने बिना सोचे उसे सीधा एक मुक्का जड़ दिया। लड़की उसकी आवाज सुनकर भागी भागी आई, पर अंधेरा इतना था कि उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मोटो भालू के नीचे वाली तरफ लटक गया ताकि भालू उसे पकड़ ना पाए। जैसे ही लड़की को साफ निशाना मिला,
उसने तीर चलाया, लेकिन उसी वक्त मोटो ने नीचे से चाकू घोंप दिया और भालू लड़खड़ाता हुआ भागने लगा। मोटो अलग हुआ तो भालू तुरंत लड़की पर टूट पड़ा। वो इतनी तेजी से आया कि लड़की तीर तक नहीं निकाल पाई। तभी अचानक एक व्हाइट वुल्फ बाहर कूदकर भालू पर टूट पड़ा और लड़की की जान बचा ली। लड़की ने मोटो को भालू के दिल की दिशा बताई। मोटो ने निशाना साधकर गोली चलाई, लेकिन मोटी खाल ने गोली अंदर जाने नहीं दी। भालू सीधा मोटो की तरफ झपटा। मोटो चिल्लाया, मैं हूँ इमॉर्टल मोटो, और फिर उसने अपनी राइफल की नोक पर लगा चाकू भालू की तरफ तान दिया। भालू पूरी रफ्तार से उसी में धंसा और वहीं ढेर हो गया। लड़की ने मोटो की बहादुरी की तारीफ की और अपना नाम बताया, आसिरपा। भालू खत्म होने के बाद आसिरपा ने बताया कि उसके पिता को सोना ले जाते समय मार दिया गया था। उनके लाशों के टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को खिला दिया गया था। उसे आज तक नहीं पता था कि उसके पिता को किसने मारा था। मोटो ने कहा कि वो दोनों मिलकर सोना ढूंढेंगे। उसे बस थोड़ी सी रकम चाहिए थी अपने मरे हुए दोस्त की बीवी और बच्चे की मदद करने के लिए। आसिरपा को नहीं लगता था कि मोटो इतना आगे बढ़कर उन भागे हुए कैदियों को ढूंढेगा और उनकी खाल उतारेगा। उसके अनुसार जो भालू इंसान को मारकर खाता है वो एक बुरी आत्मा बन जाता है और नरक भेजा जाता है, और वो लोगों को मारना भी नहीं चाहती थी। मोटो हंसते हुए बोला, अगर लोगों को मारने से नरक मिलता है तो मेरे लिए तो सीधी बिजनेस क्लास की सीट बुक है। मोटो ने चाकू निकाला और बूढ़े कैदी की खाल उतारने लगा। उसने आसिरपा से कहा कि जिसने उसके पिता को मारा था वो अभी भी जेल के अंदर है। जब तक सोना नहीं मिलता सरकार किसी कैदी को फांसी नहीं देगी, लेकिन जैसे ही सोना मिल गया कैदी उनके किसी काम के नहीं रहेंगे। इसका मतलब था खजाना ढूंढकर आसिरपा अपने पिता का बदला भी ले लेगी। मोटो और आसिरपा दोनों अपने अपने मकसद के लिए एक ही रास्ते पर चल पड़े थे। मोटो को पैसे चाहिए थे, आसिरपा को बदला, लेकिन मंजिल एक थी। अगर दोनों साथ रहे तो कोई उन्हें रोक नहीं सकेगा। अगली सुबह मोटो और आसिरपा ने स्क्विरल ट्रैप्स लगाए। आसिरपा के हिसाब से गिलहरी का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, और क्योंकि सोना अभी भी होकाइडो में ही था, भागे हुए कैदी भी यहीं आसपास छुपे हो सकते हैं। इसलिए मोटो अब इन्हें एक एक करके शिकार करने की तैयारी में था। पहाड़ों में ज्यादा दिन तक कोई भी जिंदा नहीं रहता, इसलिए मोटो को समझ आ गया कि भागे हुए कैदी शायद बड़े कस्बों में जमा हो गए होंगे। होकाइडो के बड़े शहर थे सप्पोरो, हाकोदाते, आशिकावा, और जहां वो इस वक्त थे ओतारू। शहर पहुंचते ही मोटो एक हॉट स्प्रिंग बाथ हाउस चला गया। नहाते समय वो आसपास के लोगों से पूछने लगा कि क्या किसी ने अजीब से टैटूज वाले लोग देखे हैं। खुद को इमॉर्टल डीमन कहने वाले मोटो के शरीर पर भी लड़ाइयों के अनगिनत निशान थे। उधर आसिरपा एक ब्रॉथल में जाकर पूछताछ कर रही थी। ब्रॉथल का मालिक समझ गया कि वो इनू है और उसे बेचने की सोचने लगा। आसिरपा ने चाकू निकाला और उसके मुंह पर सीधा वार कर दिया। उसकी एक आंख काली कर दी। वो पलटकर हमला करते उससे पहले मोटो पहुंच गया। उसने उसके गले पर एक मुक्का मारा, फिर उसे पकड़कर चोक होल्ड में जकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। ब्रॉथल वाले ने कहा कि उसके यहाँ ऐसे टैटू वाले कस्टमर तो नहीं आए, लेकिन कई लोग इनके बारे में पूछ रहे थे। मोटो और आसिरपा आसपास के लोगों से पूछते रहे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसे पकड़ने के लिए वो जंगल में चल दिए। जैसे ही उस आदमी ने सावधानी छोड़ी, वो सीधे आसिरपा के लगाए जाल में फंस गया। मोटो ने तुरंत पूछताछ शुरू कर दी। उसने बताया कि उसे बाकी कैदियों का कोई पता नहीं है। सफर के दौरान ही पूरे ग्रुप ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था। वो तो बस किस्मत से बच निकला। काम की कोई जानकारी नहीं मिली तो मोटो ने बंदूक और चाकू निकाल लिया। तभी आसिरपा वापस आई और बोली, अगर तुमने इसे मार दिया तो हमारी पार्टनरशिप यहीं खत्म। मोटो ने मानते हुए कैदी को बांध दिया ताकि आसिरपा टैटूज की कॉपी बना सके। ड्राइंग करते हुए उसने पूछा, तुम्हारा लीडर कैसा था? वो बस नापाराबो कह ही रहा था कि अचानक एक गोली सीधा उसके सिर में घुस गई। मोटो ने झटके से आसिरपा को पकड़कर छुपा लिया। ड्राइंग पर खून बिखर चुका था। आसिरपा ने झाड़ियों को झटपट जलाकर धुआं किया ताकि स्नाइपर को कुछ न दिखे और दोनों वहां से भागे। स्नाइपर उनके पैरों के निशान देखते हुए पीछा करने लगा, लेकिन जैसे ही वो बढ़ा वो भी आसिरपा के एक जाल में फंस गया और उसकी बंदूक छूट गई। मोटो मौका देखकर उस पर टूट पड़ा, लेकिन ये आदमी आम नहीं था। उसने आसानी से मोटो की बंदूक छीन ली और कंधे पर अंकित नंबर दिखाकर अपनी पहचान बता दी। वो हेडो की 7th डिवीजन से था, सेना की सबसे खतरनाक यूनिट। मोटो उससे पंगा नहीं चाहता था, इसलिए अपना नाम बता दिया। लेकिन सैनिक किसी भी ऐसे आदमी को नहीं छोड़ता था जिसका सोने से कोई रिश्ता हो। वो चाकू लेकर मोटो पर झपटा। मोटो ने पलटकर उसे जमीन पर दे मारा और काबू में कर लिया। आसिरपा समय पर पहुंच गई और मोटो को उसे मारने से रोक दिया। वो सैनिक मौका मिलते ही भाग निकला। मोटो ने अपनी राइफल झटका कर उसके सिर पर मारी और वो लड़खड़ाकर नदी में गिर गया। मोटो ने समझाया, अगर ये जिंदा बचा तो पूरी 7th डिवीजन हमारे पीछे पड़ेगी। मैं किसी को मारना चाहता नहीं, पर जिसने मुझे मारने की कोशिश की उसे मैं पहले खत्म करता हूँ। जंग में तो यही चलता है। कैंप लौटकर आसिरपा ने 3 स्क्विरल्स पकड़ी। वो उनका कीमा बनाने वाली थी। खाल उतारने के बाद उसने मोटो को ताजा स्क्विरल ब्रेन चखने के लिए दिया। मोटो को थोड़ी घिन आई, पर उसने खा लिया। दोनों ने मिलकर मांस का कीमा बनाया। आसिरपा ने मसाले डालकर उसे गोल गोल बनाकर पकाया। मोटो हैरान रह गया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। उधर वो सैनिक लकी था। उसके साथी टाइम रहते उसे ढूंढकर बचा ले गए। अगले दिन मोटो ने एक और कैदी को उसी पुराने ट्रिक से पकड़ लिया। पूछताछ पर पता चला कि यहाँ के लोग इनूस से यहूदियों जैसी नफरत करते थे। कैदी ने आसिरपा को गाली दी। मोटो को गुस्सा आने लगा, पर आसिरपा ने उसे शांत किया। कुछ दूरी पर खरगोश दिखा तो दोनों उसका शिकार करने चले गए। उनके जाते ही कैदी ने मुंह के अंदर छुपाई रेजर ब्लेड निकाल ली। उसका नाम था शिरा, एक ऐसा आदमी जो भागने में माहिर था। जब आसिरपा ने खरगोश पकड़ा ही था तभी शिरा मौका मिलते ही भाग गया। मोटो ने उसे वापस कैंप लौटने को कहा, लेकिन शिरा नीचे की तरफ एक खड़ी चट्टान की ओर भागता चला जा रहा था। मोटो ने उसे गोली मारने की धमकी दी, लेकिन शिरा
शिरा बिल्कुल भी नहीं डरा। उसी समय अचानक एक तेज धाड़ जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने गन शॉट चलाया हो। असिरपा ने तुरंत पहचान लिया कि ये आवाज पेड़ों के फटने की थी। ठंड इतनी ज्यादा हो रही थी कि टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था और पेड़ों के अंदर जमा हुआ पानी जमकर फैल गया था, जिसकी वजह से वो फट रहे थे। शिरा का पीछा करते करते मोटो और शिरा दोनों एक बर्फीली लेक में गिर गए। पानी इतना ठंडा था कि उनकी हड्डियों तक सनसनी दौड़ गई। उन्हें लगभग 10 मिनट का ही समय था खुद को गर्म करने के लिए, वरना मौत तय थी। शिरा जो थोड़ा सा मेंटल सा था, एक बड़ी लकड़ी को भाला बनाकर तेज करने लगा। इधर मोटो को आग जलाने के लिए बुलेट में से गन पाउडर चाहिए था, लेकिन सारी बुलेट्स पानी में गिर गई थी। मरने से बचने के लिए मोटो ने हिम्मत दिखाई और फिर से ठंडी लेक में कूदकर एक बुलेट ढूंढ निकाली। लेकिन शिरा चालाक था, उसने डील की, मोटो अगर उसे जिंदा छोड़ने का वादा करे तभी वो मदद करे। मोटो ने हाँ कहा और शिरा ने अपने गले में छुपाई हुई बुलेट बाहर निकाल। दोनों ने मिलकर आग जलाई। बातों ही बातों में मोटो को पता चला कि कुल 24 कैदी भागे थे। जहां तक नापा राबो के दोस्त की बात थी, शिरा को कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक ही आदमी जान सकता था, वो जिसने जेल से भागते वक्त गार्ड को तलवार से काटकर मार दिया था। वो आदमी पुरानी बाकुफू एरा का सामुराई था, नाम शिसो। शिरा ने बताया कि नापा राबो ने सब कैदियों को ओटारू जाने को कहा था। जाते जाते मोटो ने शिरा को सलाह दी कि सोने के पीछे भागना छोड़ दे, क्योंकि अब मिलिट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन भी उसी खजाने के पीछे पड़ा हुआ है। मोटो वापस कैंप पहुंचा तो असिरपा ने पकाया हुआ खरगोश दे दिया। स्वाद अच्छा था, लेकिन कुछ कमी लगी तो उसने थोड़ा मीसो डाल दिया। असिरपा ने उसे गलत समझा और पीछे हट गई, और फिर मोटो को इतने मजे से खाते देखकर वो थोड़ी निराश दिखी। अगले दिन असिरपा मोटो से बैर का शिकार कराना चाहती थी। उसे एक बैर की गुफा मिली और उसने कहा कि अंदर घुसकर उसे बाहर निकाल ले। उसके पिता कहते थे कि जो आदमी हिम्मत करके बैर की गुफा में घुस जाए, बैर भी उस पर हमला नहीं करता। लेकिन मोटो डर गया और बोला कोई और जानवर ढूंढ लेते हैं। चलते चलते असिरपा को पहाड़ पर कुछ चमकता दिखा। मोटो ने तुरंत पहचान लिया, वो एक स्कोप था, मतलब कोई स्नाइपर उन पर नजर रख रहा था। मोटो ने असिरपा को पकड़ा और भागने लगा। एक 4 आदमी की टीम स्कीज पर उनका पीछा कर रही थी। मोटो ने घास में छिपकर उनके फुटप्रिंट्स मिटा दिए। भागना मुश्किल था तो उसने मैप असिरपा को दिया और दोनों अलग अलग रास्तों में बंट गए। टीम ने एक आदमी को असिरपा को ढूंढने भेजा और बाकी 3 मोटो के पीछे लग गए। वो आदमी काफी चालाक था, उसे समझ आ गया कि असिरपा उल्टी दिशा में गई थी और फिर बुशेस में कूदी होगी, लेकिन असल में असिरपा ऊपर पेड़ पर चढ़ी हुई थी। उसने बोला कि वो असिरपा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे सिर्फ मोटो चाहिए। असिरपा नीचे कूद गई ताकि वो उसे पकड़ ले। तभी पेड़ से एक गिलहरी नीचे आकर मैप गिरा देती है। स्नाइपर को समझ आ गया कि असिरपा मोटो के साथ है। उसने बंदूक लोड ही की थी, तभी व्हाइट वुल्फ आ गया। उधर मोटो को पकड़ लिया गया था। उसे इमॉर्टल डीमन के नाम से जानते थे, इसलिए बहुत सावधानी से उसे पकड़ा गया। हालत खराब होते देख मोटो सीधे पास की बैर डेन में कूद गया। एक आदमी स्मोक डालकर उसे सफोकेट करना चाहता था, लेकिन दूसरे ने समय बचाने के लिए सीधा गोली चला दी। तभी गुफा से गुस्से में एक बड़ा बैर बाहर निकला। उसने उस आदमी को चीर फाड़ दिया। गलती से चली गोली ने उसके साथी को भी मार दिया। आखिर में सिर्फ एक आदमी बचा जिसने बैर को मार तो दिया पर खुद भी खून बहने से मर गया। मोटो बैर को कंधे पर उठाए बाहर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था इस बैर को कैंप ले जाए या नहीं, क्योंकि असिरपा उसे देखकर शायद मिंस्ड बैर बना देती। उधर व्हाइट वुल्फ ने आखिरी बचे हुए सैनिक को बेहोश कर दिया। ये वुल्फ बाकी भेड़ियों से बड़ा था और उस सैनिक को धारदार तरीके से इधर उधर पटक रहा था। असिरपा ने उसे रोका और उसके पेट पर हाथ फेरकर उसे शांत कराया। थोड़ी देर बाद मोटो भी पहुंच गया और वुल्फ चुपचाप गायब हो गया। असिरपा ने बेहोश पड़े सैनिक को नजरअंदाज किया और मोटो के साथ वापस गांव लौट आई। गांव पहुंचकर उसे वो बेर कब दिखाई दिया, लेकिन इनु लोग बेर कब नहीं खाते, वे उन्हें गांव में ले जाकर पालते हैं। गांव के लोगों को मोटो से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो सब उसे देखकर जिज्ञासु हो रहे थे। असिरपा अपनी दादी के साथ रहती थी, जो गांव की चीफ भी थी। मोटो उनकी भाषा इनु लैंग्वेज नहीं समझता था, फिर भी दोनों आपस में बातें करते रहे। कुछ बच्चे भी मोटो को देखने आ गए। मोटो को उनके नाम अजीब लगे, क्योंकि सबके नामों का कनेक्शन पूप से था। तब असिरपा ने समझाया कि इनु लोग अपने बच्चों को बुरे नाम देते हैं ताकि बुरी आत्माएं दूर रहे। असिरपा का पुराना नाम भी इनस था। मोटो को लगा ऐसे नाम से तो कोई भी डीमन भाग ही जाएगा। असिरपा की दादी बैर कप की देखभाल कर रही थी। असिरपा ने मोटो को सलाह दी कि वो कब से ज्यादा लगाव न रखे, क्योंकि गांव में एक कस्टम था जानवरों को गॉड्स को वापस लौटाने का। जब बैर बड़ा हो जाता तो एक खास रिचुअल होता जो जरूरी नहीं कि जानवर को मारने वाला हो। गांव का गुजारा शिकार पर था, इसलिए एनिमल गॉड्स उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और बैर गॉड सबसे बड़ा देवता माना जाता था। असिरपा ने कहा कि कब से ज्यादा प्यार ना करो, वरना अलग होने पर दिल टूट जाएगा। धीरे धीरे मोटो को महसूस हुआ कि असिरपा बाकियों से अलग है। उसका नाम ही फ्यूचर चेंज का प्रतीक था। बर्फ के बीच उसी समय लेफ्टिनेंट टोकोशियो 7वें डिवीजन के सैनिकों के साथ पहुंचा। वो अपने 4 लापता सैनिकों और मोटो को ढूंढने आया था। उधर बुजुर्ग तोशिशु ने एक और भागा हुआ कैदी आशियामा को ढूंढ लिया। वो एक ब्रॉदल में छुपा हुआ था। तोशिशु ने तय किया कि वो 7वें डिवीजन से भिड़ेगा ताकि मैप वाली टैटू की हाइट्स वापस ले सके। उसने आशियामा से मदद मांगी। अगले दिन असिरपा मोटो को फिशिंग के लिए लेके गई। समुद्र में बहुत सारी सी पॉच थी और असिरपा तुरंत उन्हें साफ करना चाहती थी, लेकिन मोटो चाकू लाना भूल गया था। वो जल्दी से गांव की ओर भागा चाकू लेने। रास्ते में उसकी मुलाकात असोमा से हुई, जो असिरपा को चाचा था। उसने मोटो को
बताया कि उसने आसपास कई ट्रैप्स लगाए हैं और जापानी लोगों से गांव वाले ज्यादा खुश भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि असिरपा मोटो को साथ लाई थी, सब उसे थोड़ा भरोसा करने लगे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद मोटो वापस गया और असिरपा की मदद करने लगा। दोपहर तक वे ढेर सारी मछलियां लेकर असिरपा की दादी के पास पहुंचे। शाम तक सीप और सूप तैयार हो गया। मोटो ने गर्मा गर्म सूप पिया और फिर उसमें अपनी आदत के अनुसार मिसो डाल दिया। उसने असिरपा की दादी को भी चखने को कहा, पर उन्होंने उसे डंडे से डांट दिया। अगले कुछ दिनों तक मोटो असिरपा के गांव में रहा। बच्चे अक्सर डीमंस को डराने वाले प्रैंक्स खेलते थे। जब असिरपा ऐसा करती थी तो बच्चे डर जाते थे, लेकिन मोटो के करते ही बच्चे भागकर दूसरी जगह खेलने लगते थे। रात को मोटो में एक लंबी हाउल सुनी। उसे सफेद भेड़िए की याद आ गई, जो हमेशा असिरपा की रक्षा करता था। असोमा ने बताया कि उस वुल्फ का नाम रिटार है। जब असिरपा बचपन में अपने पिता के साथ शिकार पर गई थी, उन्होंने रिटार की जान बचाई। तब से वो दोनों के साथ रहता था। असिरपा के पिता को गुजरे हुए काफी समय हो गया था, लेकिन वुल्फ बेहद गर्वीला स्वभाव का था। उसे कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता था। एक दिन वो अपने इंस्टिंक्ट्स की पुकार पर चला गया और असिरपा अकेली रह गई। तब से असिरपा कम स्माइल करती है, लेकिन अब मोटो के आने से वो फिर से खुश लग रही है। असिरपा की दादी ने मोटो से कहा कि वो असिरपा का ध्यान रखा करे, और काफी सोचने के बाद मोटो ने फैसला किया कि उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो रात के समय चुपचाप वहाँ से निकल गया। अगली सुबह असिरपा को पता चला कि मोटो चला गया। वो गुस्से से लाल हो गई और ठान लिया कि लौटकर आने पर उसे सजा देगी। उधर मोटो वापस उसी ब्रॉदल पहुंचा जहां उसने ओनर से जानकारी मांगी। ओनर ने बताया कि एक आदमी जिसके शरीर पर मोटो जैसे टैटू थे, उसकी एक लड़की पर हमला कर गया था। फिर मोटो उस महिला को ढूंढने रेस्टोरेंट पहुंचा। इंतजार करते हुए उसने सोबा मंगाई और खा ली, लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ, रेस्टोरेंट ओनर सैनिकों को मोटो की ओर लेकर आया। मोटो ने लड़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन चाहे वो कितना भी इमॉर्टल क्यों ना हो, गन की नली के सामने उसे हथियार डालने पड़े। सैनिक उसे वही मार देने चाहते थे, लेकिन तभी टोकी वहां पहुंच गया। उसने कहा कि मोटो को मारने का हक उसी को है। स्टेशन पर वापस लाकर मोटो टॉर्चर से बचने के लिए मिठाइयां खाता हुआ बातें कर रहा था, लेकिन टोकी ने उसी सिपाही की बात छेड़ दी जिसे मोटो ने नदी के पास बचाया था, और बार बार इमॉर्टल वर्ड को दोहरा रहा था। मोटो समझ गया, अगर उसने खुद को इमॉर्टल डीमन माना तो सीधा गोली मार दी जाएगी। इसीलिए वो पूरा नादान बनने का नाटक करता रहा। फिर टोकी ने साफ कहा, मोटो ही वो आदमी है जिसके पास गोल्ड वॉल्ट वाली हाइट है। मोटो ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि शायद ब्लास्ट में टोकी के दिमाग का टुकड़ा उड़ गया है, तभी तो वो बकवास कर रहा है। गुस्से में टोकी ने एक कैंडी स्क्यूअर सीधा मोटो के गले में चुभो दी। अब मोटो को मजा नहीं आ रहा था। टोकी ने उसे ऑफर दिया कि अगर मोटो उसका साथ दे तो वो उसे आजाद कर देगा। टोकी को पूरे होक्काइडो में लोग चाहिए थे जो गोल्ड ढूंढ सकें। वो उस गोल्ड से अमेरिका से हथियार खरीदेगा, फिर 7th डिवीजन को खत्म करेगा, और उसके बाद जापान के सभी बड़े पोर्ट्स अपने कब्जे में लेगा। सारा होक्काइडो उसका हो जाएगा। मोटो ने मन ही मन सोचा, इसकी प्लानिंग तो सड़ी हुई बासी दिमाग वाली लगती है। उधर रात में असिरपा ने वुल्फ रिटार को मोटो की खुशबू ढूंढते हुए शहर भेजा, लेकिन वो गलत इंसान के पास पहुंच गया, शीरा के पास। पता चला कि कपड़े बदलते समय उनके सॉक्स ही बदल गए थे, और इसीलिए रिटार उल्टी ट्रैकिंग कर बैठा। शीरा ने बताया कि मोटो 7th डिवीजन की कैद में है और वहां से निकलने का एक ही तरीका है, बॉन्ड फेस्टिवल। ये सुनकर असिरपा घबरा गई और शीरा को मजबूर किया कि वो उसे वहां ले जाए। शीरा मरना नहीं चाहता था तो भागने लगा, लेकिन रिटार ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इस बीच मोटो को पूरे दिन टॉर्चर किया गया। जिन 2 सैनिकों की उसने पहले पिटाई की थी, वे बदला लेने आ गए। जैसे ही उन्होंने चाकू निकाले, मोटो उछलकर उठा और वापस लड़ने लगा और चिल्लाता रहा, मैं इमॉर्टल हूँ। बाहर शीरा और असिरपा 7th डिवीजन के पास पहुंच गए। दोनों ने मोटो को छुड़ाने की योजना बनाई। अंदर मोटो बंधा हुआ होते हुए भी लड़ रहा था। दोनों सैनिक मुश्किल से टिक पा रहे थे। मोटो को एक अलग कमरे में ले जाया गया। शीरा ने मोटो की लोकेशन ढूंढ ली। उसने असिरपा से डील की, अगर वो मदद करे तो गोल्ड दोनों बांटेंगे। असिरपा को गोल्ड से भी मतलब नहीं था, तो उसने हाँ कर दी। शीरा ने आयरन बार से एक रोप बांधी और बाहर खड़े हॉर्स से जोड़ दी। सिग्नल मिलते ही असिरपा को घोड़े को भगाना था ताकि दरवाजा टूट जाए। अंदर के दरवाजे पर शीरा ने ग्रीस भी लगा दी ताकि एस्केप आसान हो जाए, लेकिन बाहर के हॉर्सेस रिटार को महसूस करके डर गए। इसी बीच 2 सैनिक वापस आए मोटो को मारने के लिए। एक पहरा देता रहा, दूसरा अंदर गया, और वो आखिरी बार था जब गार्ड ने अपने साथी को जिंदा देखा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मोटो ने अपनी रस्सियां तोड़ दी और सैनिक को मार गिराया। टोकी कमरे में पहुंचा। मोटो जिंदा तो था, पर मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। टोकी ने आदेश दिया कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि हाइट ढूंढना जरूरी था। मोटो के मरने से पहले मोटो को ले जाया गया और टोकी अंदर लाश देखने पहुंचा। घाव देखकर उसे शक हुआ, ये बैटल वुंड्स जैसे नहीं लगे। जैसे ही उसने शर्ट हटाई, उसे पता चल गया मोटो ने सैनिक के ऑर्गन्स चुराकर उन्हें अपने ऊपर रख लिया था ताकि खुद के घाव नकली दिखा सके। उधर मोटो रिवाइव होकर एक एक करके सब सैनिकों को गिराता जा रहा था। टोकी ने घोड़ा लिया और पीछा किया। असिरपा ने टोकी के घोड़े पर तीर चलाकर उसे गिरा दिया। फिर भी टोकी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता रहा। असिरपा ने फिर तीर नहीं चलाया ताकि टोकी उनका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक न कर सके। 7th डिवीजन के
उनके हेडक्वार्टर्स वापस पहुंचकर उन्होंने देखा वो जल रही थी। टोकी को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो हाइड पहले ही पहन चुका था। मोटो वापस असिरपा से मिला। असिरपा ने अपने फैमिली स्टाफ से पहले तो उसकी पिटाई की, फिर मामला ठंडा हुआ। उधर शीरा ने सबको बताया कि वो हाइड नहीं ला पाया, लेकिन पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा था, तो बोला खैर कुछ नहीं, घोड़ा ही पका लेते हैं। घोड़े को साथ ले जाना शक पैदा करता, इसीलिए सब ने मिलकर घोड़ा खाने का फैसला किया। शीरा सुकियाकी बनाना चाहता था, जो उस समय का बहुत मशहूर डिश था। शीरा एग्स ढूंढने गया ताकि असिरपा और मोटो मीट तैयार कर सके। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाता तो वो गांव वालों को क्या जवाब देता। असिरपा ने मोटो के चेहरे पर मीट का एक टुकड़ा फेंका ताकि वो उसे अपने जख्म पर लगा सके। उसके साथ आने का फैसला उसी का था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे एक ऐसी बच्ची की तरह देखे जो दूसरों के लिए बोझ बन जाए। उस रात सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने के बाद सुकियाकी तैयार हो गया। जब मीट पक गया तो बस उसे एग में डुबोकर खाना था। तभी असिरपा को अपने हिस्से में कुछ अजीब दिखा। वह फीसिस जैसा लग रहा था। मोटो बार बार समझाता रहा कि ये फीसिस नहीं है बल्कि मीसो है, जो खाने का स्वाद और अच्छा बना देता है। असिरपा ने मन मारकर चखा और हैरान रह गई, ये कितना स्वादिष्ट था। उधर टोशी एक बैंडिट से मिलने गया ताकि अलायंस की बात हो सके, लेकिन बात बिगड़ गई। दोनों के बीच में लड़ाई हुई और टोशी ने आसानी से बैंडिट्स को हरा दिया। अपनी उम्र के बावजूद टोशी अब भी बेहद बहादुर था। अगले दिन शीरा अकेला ही टाउन में जानकारी लेने गया। मोटो और असिरपा ने कुछ समय के लिए छिपे रहने का फैसला किया। दोनों डियर हंटिंग के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ देर बाद मोटो को थकान और प्यास महसूस होने लगी। असिरपा को एक लता मिली जिसमें काफी पानी भरा था। उसने पहले पी लिया, लेकिन जरूरत से ज्यादा पी गई। मोटो ने मशक्कत की पर थोड़ा पानी वो भी पी पाया। इसके बाद असिरपा ने मोटो के लिए स्नो वॉकिंग टूल बनाया और दोनों पहाड़ों की ओर गहराई में चले गए, जहां उन्हें डियर की टेरिटरी मार्किंग के निशान मिले। असिरपा ने अपने फैमिली हेयरलूम स्टाफ से पेड़ पर वार किया ताकि डियर बाहर आ जाए, और सच में डियर सामने आ गया। लेकिन जल्दबाजी में मोटो चूक गया और डियर की पिछले तरफ गोली लग गई। दोनों तेजी से उसे पकड़ने के लिए भागे, लेकिन तभी असिरपा को डॉग और दो आदमियों के पैरों के निशान दिखे। उनमें से एक लंगड़ा था। पता चला कि वह सोल्जर जिसे असिरपा पहले पीछे छोड़ आई थी अभी भी जिंदा था। उसके साथ हेडो के सबसे बेहतरीन बेयर हंटर निहेई था, जिसने अभी अभी एक बेयर को एक ही गोली में मार डाला था। उन्होंने जाना कि उस सोल्जर का नाम तानागाकी था। निहेई अब तक 20 बेयर्स का शिकार कर चुका था और उसका अगला लक्ष्य था वह लेजेंडरी एंशिएंट वुल्फ।